बबरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटम का हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है और सबसे पहले बुक का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें ज़रूरी समझता हूं कि आपको बता दूं जिनसे आपका कंसेप्ट बिल्ट अप हो। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो है एटम और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। एटम और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। अगर हम एटम को डिफ़ाइन करें तो देखिए हम एटम को ना दो तरीके से डिफ़ाइन करेंगे अभी। एक उसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन देंगे, एक उसकी रिलेटिव डेफिनेशन देंगे। एब्सोल्यूट डेफिनेशन वो होगी जिसे कोई आप रद्द नहीं कर सकेगा, ठीक है, यानी उसके खिलाफ कोई दलील नहीं होगी आपके पास उस डेफिनेशन को रद्द करने की। हाँ, रिलेटिव डेफिनेशन ये होगी कि हम एलिमेंट के ज़रिए से एलिमेंट को बुनियाद बना करके हम एटम को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, तो वो उसकी रिलेटिव डेफिनेशन होगी, ठीक है। और एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन भी है, वो भी हम करेंगे, जिससे आपको बात कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एटम बेसिकली चीज़ क्या है, तो एटम बेसिकली मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन रिएक्शन में टूटता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। उस छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम है वो, ठीक है। इस डेफिनेशन को इधर लिख दिया जाए। एटम इज is that smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction but retain its identity in the chemical reaction। देखो इस डेफिनेशन में मैंने तीन बातें की हैं आपसे कि एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। अच्छा, कैसा सबसे छोटा पार्टिकल है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एटम के हवाले से, कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा। जबकि इसके मुकाबले में जो एलिमेंट है, ठीक है, देखो अब मैं एलिमेंट को डिफाइन करूंगा एटम के ज़रिए से, ठीक है। देखो एलिमेंट होता है बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल करके हंसी खुशी रहें, ठीक है। वो हंसी खुशी फिजिकली भी रह सकते हैं, वो केमिकली भी रह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट बन जाता है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ये जो सेम टाइप का वर्ड मैंने यूज़ किया, सेम टाइप, इससे क्या मुराद है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो एटम है हमारे पास ये सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं? तो इसके लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर अगर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो दो एटम्स जो है सिमिलर होंगे, एक जैसे ही होंगे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो एटम डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो भी आप ले लो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन के एटम है। हीलियम आप ले लो उसका एटॉमिक नंबर 2 ही होगा तो हम कहेंगे ये हीलियम के ही एटम है, ठीक है। अच्छा जी, हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, H2 और ये H2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो H2 है इसमें H और H है, यानी कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम है, ठीक है, और रह भी साथ साथ हंसी खुशी रहे हैं ढेर सारे हाइड्रोजन आपस में मिल करके, तो ये क्या बन गया? ये एलिमेंट बन गया। ये क्या है? एलिमेंट बन गया। हाँ, अगर इसमें से मैं सिर्फ H2 ले लूँ, H2 अगर अकेला उठा लूँ तो वो फिर उसे हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, उसे हम फिर कुछ और कहेंगे। क्या कहेंगे उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखो कि ढेर सारे एटम्स हैं वो आपस में मिलकर यहाँ से खुशी रह रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपस में मिल करके रह रहे हैं, तो ये क्या है? ये एलिमेंट बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और कंटेनर मैं ले लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल ज़रा समझ लेते हैं, लाइक नियॉन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, नियॉन, ठीक है, नियॉन। तो आप इसमें भी देख सकते हो ये नियॉन के ढेर सारे एटम है आपस में मिलकर के हंसी खुशी रह रहे हैं, तो हम कहेंगे ये एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, एटम और एलिमेंट में एक और बुनियादी डिफरेंस भी मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि एटम जो होता है ना, एटम वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि एलिमेंट हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, आपको गैस, आप जाओ मार्केट में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। नियॉन है, नियॉन भी आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को जा करके ये कहो कि मुझे नियॉन का एक एटम चाहिए तो वो आपको जूते ही मारेगा, नियॉन का एटम नहीं देगा। हाँ, अगर आप किसी को जाकर मुझे हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन देगा, लेकिन अगर आप उसे कहोगे हाइड्रोजन का एटम चाहिए तो जो है फिर वो आप अपनी जिम्मेदारी पर उसे कह सकते हो, ठीक है।
अच्छा, तो एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है, लेकिन एलिमेंट जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और नॉट इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, जबकि जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता होता है, एट ऑलवेज एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जो है ना, अच्छा ये तो एक बुनियादी डिफरेंस हो गया। एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, जबकि एलिमेंट हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कौन से एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? जैसे नोबल गैसेस के एटम हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनके जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ये एटम और एलिमेंट के दरमियान ये हमारा एक बुनियादी फ़र्क हमें पता चल गया, ठीक है। अब मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ मैटर के हवाले से। मैटर क्या होता है? हम जानते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। वहीं एक पुरानी सी डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिसका कोई मैस हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। हम और हमारे जितनी भी चीज़ें वो सब मैटर ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैटर है इसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, ठीक है। ये जो आपका सब्सटेंस है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जबकि ये जो मिक्सचर है ये इम्प्योर मैटर होता है, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ठीक है। अच्छा जी, और थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा आपसे सब्सटेंस के हवाले से। सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस को भी हमने बताया कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, ठीक है, लेकिन सब्सटेंस भी दो तरह का आगे हो सकता है, या तो ये एलिमेंट होगा, या ये कंपाउंड होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात मैंने आपके लिए अनक्लियर रखी है अभी। क्या बात अनक्लियर रखी है? यहाँ पर मैंने बात की अगर मैटर की प्योर फॉर्म है उसे सब्सटेंस बोलेंगे, इम्प्योर फॉर्म है तो मिक्सचर बोलेंगे। सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर की ये फॉर्म प्योर है और ये फॉर्म इम्प्योर है? तो उसका जवाब अभी एक अगले कंसेप्ट से आपको मिलेगा, ठीक है। बहरहाल अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म होती है, मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। सब्सटेंस आगे दो तरह का हो सकता है, या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। अच्छा, एलिमेंट पर तभी हमने बात की कि जो है ना कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है कंपाउंड उसका उलट ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के अगर एटम हो हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर ये NH3 है, ये कंपाउंड है, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन है। इसी तरीके से CO2 है, कंपाउंड है अपने पास। इसी तरीके से H2O है, वाटर, कंपाउंड है अपने पास। इस तरीके से C6H12O6 ये कंपाउंड है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी मज़ीद आपसे बात करना चाहूँगा मॉलिक्यूल के हवाले से, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड पर हमने बात कर ली, अब बात करते हैं थोड़ी मॉलिक्यूल के ऊपर। मिसाल के तौर पर कोई जो है आपको एक प्रॉपर डेफिनीशन पढ़ाने का मुझे शौक़ नहीं है, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो है यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर सपोज मैंने हाइड्रोजन ले ली है, H2 और H2, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एक और कंटेनर है मेरे पास, इसमें मैंने NH3 ले ली है, अमोनिया, NH3, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, अभी हम इस पर ही बात करेंगे। देखो, प्योर फॉर्म क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म क्या होती है, समझना इस बात को। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर में हाथ डालूँ, इस कंटेनर में अगर मैं चाहता हूँ कि हाथ डालूँ और मेरे हाथ में कोई ऐसा पार्टिकल आए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, मेरे हाथ में कोई सबसे छोटा पार्टिकल आ जाए, ठीक है, तो मेरे हाथ में क्या आएगा, क्या चांस है? क्या हाइड्रोजन अकेला आ जाएगा, एच का एटम अकेला आ जाएगा? तो आंसर है नहीं, H अकेला नहीं आने वाला। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हाथ डालूँ और मैं कहूँ कि मेरे हाथ में N आ जाए या अकेला H आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मेरे हाथ में हाँ NH3 ज़रूर आएगा। यहाँ पर हाथ डालूँ तो मेरे हाथ में H2 ज़रूर आ जाएगा, H अकेला तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस कंटेनर में मैंने अगर हाथ डाला तो मुझे H2 मिला और इस कंटेनर से मुझे NH3 मिला। तो ये हाथ डालने पर हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना, यही मॉलिक्यूल है, यही क्या है, मॉलिक्यूल है। हाँ, फ़र्क इतना है, ये जो H2 है ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है।
और जो NH3 है ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यही फ़र्क है। एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम का बना हुआ होता है, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप के एटम का बना हुआ होता है। अच्छा, अब जहाँ तक प्योरिटी की बात रहेगी कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है कौन सा इम्प्योर, याद रखो अगर हमें एक कंटेनर दिया गया और उसके अंदर कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसके अंदर एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं, ये सारे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन ही है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो वो क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा, ठीक है। अगर कोई कंटेनर दिया गया उसमें NH3 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 ही है और कोई मॉलिक्यूल हमें नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगा, वो सब्सटेंस ही होगा। हाँ, अगर हमें H2 दे दिया गया, इसके साथ O2 भी है, हम कभी चेकआउट कर रहे हैं, कभी हमारे पास H2 आ रहा है, कभी हमारे पास O2 आ रहा है, कभी H2 आ रहा है, कभी O2 आ रहा है, ठीक है, तो हम फिर कहेंगे ये मिक्सचर है। जहाँ पर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हमें देखने में मिलेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। सिमिलरली मैं एक और कंटेनर लेता हूँ, थोड़ी अच्छे से इसको बात को समझते हैं। H2O है, ठीक है, H2O और H2O। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास हीलियम है, He और He। अगर मैं इधर हाथ डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास H2O आएगा। ये क्या है, मॉलिक्यूल है, और किसका मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली दूसरा कंटेनर, यहाँ से मेरे पास हीलियम हाथ में आएगा, ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, और किसका है, देखो ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, ये इस कंटेनर में हीलियम जो है ये एलिमेंट है ना, तो ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। समझ गए बात को, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मजीद डिटेल हम जो है ना आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतनी बात हमारे लिए जानना काफ़ी है। अब हम बुक के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बुक का टॉपिक हमारा जो है दैट वाज अबाउट एटम, ठीक है, दैट वाज अबाउट एटम। तो एटम का हमने डेफिनेशन आपको समझा दिया कि एटम क्या होता है। वो जो मैंने आपको बताया कि वो जो हमारे पास था वो एटम का एब्सोल्यूट डेफिनेशन था। क्या हमने डिफाइन किया था कि एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एटम। ये एटम का एब्सोल्यूट डेफिनेशन था, ठीक है। फिर अब इस एटम से आपने एलिमेंट को डिफाइन किया था, समझ गए। इस डेफिनेशन को कोई रद्द नहीं कर सकता, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। तो बुक में कैसे लिखी हुई है, जैसे हमने बताया ना कि एलिमेंट एटम का कम्बिनेशन होता है, तो बुक में लिखा गया है कि देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। उसने एलिमेंट को बुनियाद बनाकर एटम को डिफाइन कर दिया है। तो आप यही डेफिनेशन याद रख सकते हो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बस इतनी सी बात कर दी, हालांकि गैर मुकम्मल बात है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जहाँ तक अगर एटम की अगर बात की जाए तो एटम दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने बताया इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और नॉन इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसे डिपेंडेंटली ना बोलना, नॉन इंडिपेंडेंटली ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। अच्छा, नॉन इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कौन से एग्जिस्ट करेंगे, जैसे नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये बोर्ड में MCQ आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इन 6 में से आपको जो है ना वो ट्रेस करना होगा। ये MCQ अक्सर आता रहता है बोर्ड में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट MCQ ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, इन 6 के नाम। ट्रिक बताऊं आपको, ट्रिक देखो, हीना, नीना और करीना ज़ीरो रहेंगी, हीना, नीना और करीना ज़ीरो रहेंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप इसको। अच्छा, नॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कोई भी हो गया, जैसे अपने पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो तरह से एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में भी और O3 की फॉर्म में भी। लाइकवाइज नाइट्रोजन है, ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर है S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी बात करनी है एटम के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, कि एटम का कंसेप्ट कैसे आया। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, लाइक ये मैंने एक पीस ले लिया, ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज़ का टुकड़ा ले लिया, अगर मैं इसे लाइक पेपर ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसे तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, तोड़ता जाता हूँ, तोड़ता जाता हूँ और तोड़ता जाता हूँ, तो एक पॉइंट मेरे पास ऐसा आएगा, ठीक है, जिसे मैं मज़ीद तोड़ नहीं सकूँगा, जिसे मैं मज़ीद तोड़ नहीं सकूँगा, उसको हम बोलेंगे कि वो एटम है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो एटम है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जिसे मैं मज़ीद तोड़ नहीं सकूँगा, वो एटम है, ठीक है। तो जो है, हाँ, ये जो है उनका अपना एक ख्याल था, फ़लसफ़ा था एक, जो कि गलत है, ठीक है। ये उनका बस एक कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को लें और उसे तोड़ना शुरू करें, तोड़ते जाएँ तोड़ते जाएँ तोड़ते जाएँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम मज़ीद नहीं तोड़ सकेंगे, उसको उन्होंने एटम का नाम दे दिया। बेसिकली एटम का नाम नहीं दिया उन्होंने, उसे एटोमॉस का नाम दिया, एटोमॉस, ठीक है। और ये जो एटोमॉस का नाम था, ये एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने दिया, ठीक है, डेमोक्राइटस। अच्छा,
लेकिन ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स का आइडिया था ये किसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर बेस नहीं करता था, क्योंकि फ़लसफ़ा जो होता है वो बस ऐसे जो है ना हवाओं में बातें छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। उसका यानी कोई जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता। साइंस और फिलोसफी में बेसिकली यही जो है ना फ़र्क है। जो आपका जो फिलोसफी है वो जो है आपका लव ऑफ विजडम है फिलोसफी, जबकि जो साइंस है वो लव ऑफ एक्सपेरिमेंट है। तो साइंस जो है ना हम एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को मानती है, ठीक है। इस तरह से जो है ना विजडम वाली चीज़ों को नहीं मानती, ठीक है। कभी कभार हमारी चीज़ें ना अक्ल के ख़िलाफ़ भी होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब चीज़ें बनाई हैं, तो जो है ना इंसानी अक्ल जो है ना उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है। तो हर चीज़ में ना बेहतरी की हमेशा उम्मीद होती है। अच्छा, तो ये डेमोक्रिटस का कंसेप्ट था, ठीक है। ये जो है किसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर बेस नहीं करता था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आई 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी, ठीक है। बीच में काफ़ी अरसा इस पर काम रुका रहा, कोई ख़ास काम नहीं हुआ। लेट 17th सेंचुरी में जाकर, यानी ये जो 1680 1690 का जो दौर था वो जो है 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी था। इसमें कुछ स्टडीज़ स्टार्ट की केमिस्ट्स ने, ठीक है। क्या स्टडीज़ थी? देखो, पहली स्टडी थी कि स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सब्सटेंसेस आप जानते हो होते ही प्योर हैं। मैंने इसीलिए पहले आपको सब्सटेंस का कंसेप्ट बता दिया कि सब्सटेंस क्या होता है, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। सब्सटेंसेस की स्टडी करना स्टार्ट की केमिस्ट्स ने, ठीक है। और जो है ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं ना। तो आप जानते हो कि डिफरेंट टाइप के एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या होता है, वो कंपाउंड होता है ना। समझ गए बात को? अच्छा, इसी तरीके से डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड को किसी तरीके से तोड़ा जा सके, ठीक है। लाइक अपने पास H2 है, H2O है, ठीक है, H2O, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन में बनाने लगा हूँ, 2H2 + O2 विल गिव अस 2H2O, ठीक है। ये अब अपने पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन की इक्वेशन है, ठीक है। इसको स्टडी करना स्टार्ट किया केमिस्ट्स ने लेट 17th सेंचुरी में, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट की कि वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और जो है ना क्या है, ट्रांसपेरेंट टू लाइट होता है, ठीक है। तो ये सब जो है इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ लेट 17th सेंचुरी में पढ़ना स्टार्ट की। और वाटर बनता कैसे है इस पर भी जो है ना रिसर्च थोड़ी स्टार्ट की गई। हाँ, अगर ये देखा गया कि अगर इस वाटर को वापस तोड़ना हो H2O2 में तो कैसे तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस मशहूर एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी आपने पढ़ रखा है। तो वो भी 17th सेंचुरी में ही इन पर काम किया गया ज़्यादा। इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल है अपने पास अमोनिया का, जो N2 और H2 के रिएक्शन से बनता है। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, आपने पढ़ रखा है, NH3। तो इस NH3 की प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करना स्टार्ट की गई कि बेसिक इन नेचर होता है, गैसेस स्टेट होती है इसकी। अच्छा, इसका अगर पानी में डाल दिया जाए तो NH4OH बना देता है, जो एक वीकली बेसिक सोल्यूशन होता है। तो ये सब जो है ना बातें जो है ना 17th सेंचुरी में डिस्कस की गई, ठीक है। और ये भी देखा गया कि ये अमोनिया कैसे बनती होती है, ठीक है। तो ये सब बातें थी, ठीक है। और अगर हम चाहें कि अमोनिया को तोड़ करके वापस N2 और H2 बनाएं, ठीक है, तो ये भी जो है ना तभी हमने इसको स्टडी किया था, ठीक। अच्छा, आगे मज़ीद मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में ग्रीक फिलोसफर जो थे उन्होंने जो है ना एटम का बस एक हवा में जो है ना एक नज़रिया छोड़ दिया था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। हाँ, अगर बीच में भी लोगों ने कुछ एटम के बारे में कहने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रॉपर बात ना कर सका। पहली जो प्रॉपर एटॉमिक थ्योरी थी वो डाल्टन भाई साहब ने दी थी 1808 में। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, अंग्रेज़ उस्ताद थे, ठीक है। इन्होंने अपने थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अच्छा, और इन्होंने ना अपनी थ्योरी में एटम के बारे में कुछ बातें बताई, और जो एटम के बारे में इन्होंने बातें बताई, इन्होंने एटम के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया दो बड़े मशहूर लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने एटम के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया दो बड़े मशहूर लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। उस टाइम जो है ये लॉज अनएक्सप्लेन्ड थे, तो इन्होंने एटम के कंसेप्ट की मदद से इन लॉज को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया ये अभी हम थोड़ा टाइम पर छोड़ देते हैं, आप जो है समझने लगोगे, या थोड़ा सा आपको समझा भी देंगे इस हवाले से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। ये बड़ा मशहूर लॉ है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नेदर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। यानी इस यूनिवर्स में जितने एटम्स की तादाद है वो कांस्टेंट रहती है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बात थी। हालांकि ये लॉ अब गलत प्रूफ हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एटम का कंसेप्ट जो है इस्तेमाल किया था,
ठीक, ये कैसे गलत है, हो सकता है दिल में थोड़ा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा कैसे ये रॉन्ग प्रूफ हुआ। अच्छा, ये जो लॉ था ये सबसे पहले ना लेवॉइजर ने दिया था, एंटोनी लेवॉइजर, जिसकी एसिड बेस थ्योरी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, कि उसने कहा था कि बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन और एसिड, ये उसी लेवॉइजर ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था। ठीक है, तो ये डाल्टन भाई साहब ने इस लॉ को जो है एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ एटम। ठीक है, और एक और बड़ा मशहूर लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये नाम जो है आप पहली दफ़ा सुन रहे हो, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन आती है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं अभी रिकॉल करूँगा तो याद हो जाएगी आपको। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर H2 और O2 आपस में कंबाइन करके H2O बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ 2 और यहाँ पर 2। अच्छा, अब ये जो H2 है इसका मैस कितना है, हाइड्रोजन का मैस 1 होता है। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का मैस कितना आएगा, 4 आएगा ना, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 32। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रेशियो ले ली जाए 4:32, 4:32। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए 4/4 और यहाँ पर 32/4, इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर 4/4 1 आ जाएगा, 32/4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कि एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो, एलिमेंट कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो या इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कोई मैथमेटिकली हम स्ट्रिक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। समझ गए बात को, यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, C+O2 विल गिव अस CO2। ठीक है, तो CO2 बना। अब देखो कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन का मैस 1 का 16, 2 का कितना होगा 32। अच्छा 12:32 आ गए, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 12/4 और 32/4 कर दो, तो ये सिंप्लीफाई होकर 3:8 आ जाएगा। तो यानी जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, हमेशा 3:8 में कंबाइन करेंगे। समझ गए बात को, यही है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अच्छा, डाल्टन साहब ने अपनी जो थ्योरी दी उसके पास्टुलेट्स क्या थे, वो पास्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैं लिख भी देता हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आता होता है। ठीक है, बुक में जहाँ पास्टुलेट्स लिखे हुए हैं डाल्टन ने कुछ सही से नहीं लिखे हुए, कोई यानी एक अरेंज्ड वे में नहीं है, तो आप यहीं से नोट कर सकते हो डाल्टन के पास्टुलेट। पहली इसने बात की कि जितना भी मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, जितना भी आपका मैटर है सब का सब एटम्स से मिलकर के बना हुआ है, सब एटम से मिलकर बना हुआ है, हर चीज़ एटम की बनी हुई है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा इनका पोस्टुलेट था कि अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements are different in their properties। ठीक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है N2 और O2 है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में डिफरेंट होंगे, ये इनका कहना था। ठीक है, जो यानी बाद में गलत प्रूफ हो गया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा ही। अच्छा, और इनका तीसरा पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक in all their properties including masses। ठीक है, तो जो सेम एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे H2 है, उसका हाइड्रोजन सेम ही होगा, एक जैसा ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन ये भी बात में गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, तो लेकिन आपको याद रखना है ये बात कि डाल्टन भाई साहब ये कह करके गए थे। अच्छा, और इन्होंने जो चौथी बात की, उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो है कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। जिस तरह H2O2 कंबाइन होकर H2O बना दिया, कार्बन ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये पोस्टुलेट भी है, दे कंबाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, ये वाला पोस्टुलेट तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ था। तो ये 4 पोस्टुलेट हैं, 2 नंबर के लिए 4 पोस्टुलेट तो अब हक बनता है हमारा। ठीक है, तो ये 4 पोस्टुलेट आप बुक पर लिखेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। मॉडर्न रिसर्चेज एटम के बारे में जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं वो क्या कहती हैं। मॉडर्न रिसर्चेज वो कहती हैं कि एटम जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, एटम कैन बी
डिवाइडेड। ठीक है, अब तकरीबन आज तक तकरीबन मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव डिस्कवर्ड। एटम को तोड़ तोड़ के उसके तकरीबन 100 हिस्से किए जा चुके हैं, बल्कि 100 से भी ज़्यादा। एटम को तोड़ तोड़ के उसके 100 से भी ज़्यादा हिस्से किए जा चुके हैं, उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उन मशहूर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अपने पास कुछ हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से प्रोटॉन है, इसी तरीके से अपने पास न्यूट्रॉन है, इसी तरीके से हाइप्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से तो आपकी वैसे पुरानी रिश्तेदारी होगी, ये हाइप्रॉन क्या भला है? तो भाई ये हाइप्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो भाई ये जो है हम इसको अभी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, आप इसको खुद ही, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे जैसे और चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हाइप्रॉन का भी पता चलेगा। अभी मैं बताने बैठ जाऊँ कि ये एक बेरियन होता है और इतने क्वार्क से बना हुआ होता है, इतने अप क्वार्क होते हैं, इतने डाउन क्वार्क होते हैं, तो ये आपको समझ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा आपके। ठीक है, हो सकता है क्वार्क का नाम आपने सुना भी हो, ना भी सुना हो, तो फिर भी हाइप्रॉन पर मैं अगर आपसे भी बहस करूं तो हो सकता है आपको पल्ले में ना पड़े। इसीलिए बेटर यही है कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए और सिर्फ ये जान लिया जाए कि हाइप्रॉन जैसा कुछ होता है। ठीक है, एटम के अंदर। अच्छा, एक और न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस पर भी मैं बहस नहीं करना चाहता कि ये क्या है। इसका एक एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये जो, चलो ये बात हम कर लेते हैं कि एंटी पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ना, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ जोड़े की सूरत में पैदा की है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने हर चीज़ जो है ना जोड़े की शक्ल में उतारी है। ठीक है, तुम्हारे जोड़े बनाए हैं हमने। तो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक एंटी पार्टिकल होता है जिसे मीज़ोन बोलते हैं। ठीक है, मीज़ोन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रिनो है, इसका भी एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हर चीज़ का एंटी पार्टिकल होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल उससे मिले तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अच्छा, अगर न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो अगर एंटी न्यूट्रिनो से मिलता है तो वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जिनका एंटी पार्टिकल नहीं होता, तो वो अपना एंटी पार्टिकल खुद होता है। ठीक है, तो ये सब ज़रा हाई लेवल की बातें हैं, मैं आपसे बस ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ और ज़रूरी बात करनी है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तीन, ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी ये सब एटम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जितने भी एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, सिवाय एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, बाकी दुनिया का कोई भी एटम ले लो, उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। सिर्फ प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, उसमें सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता। बाकी जितने भी एटम है उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि उसमें हाइप्रॉन हो, न्यूट्रिनो हो, एंटी न्यूट्रिनो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बाकी के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, 3J है, बाकी के मोर देन 97 जो है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तीन जो है लाजमी अमूमन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है प्रोटियम की जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा, एक अपने पास स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन का रहने वाला है, सूडान। ठीक है, सूडान एक मुल्क है, नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। तो वहाँ के जो लोग हैं, सूडान उसका नाम है, और जो है ना हम स्वीडन इंग्लिश में बोलते हैं और वहाँ के लोगों को हम स्वीडिश बोलते हैं। तो वहाँ का एक रहने वाला साइंटिस्ट था जिससे आपकी रिश्तेदारी भी है, तो नाम है उसका जैकब बर्जेलियस, जे बर्जेलियस। हाँ जी, ये वही है जिसने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, वही जैकब बर्जेलियस साहब है। आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। अच्छा, ये वही जैकब बर्जेलियस है। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने दो बड़े अच्छे काम किए। इन्होंने डिटरमाइंड मैसेज, इन्होंने एलिमेंट्स के मैसेज को डिटरमिन किया, मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और इस खूबसूरती से इन्होंने एलिमेंट्स के मैसेज को डिटरमिन किया कि आज हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तो मॉडर्न वैल्यूज़ भी इनकी जो बताई गई वैल्यूज़ थी उनके काफ़ी करीब हैं। इन्होंने पता नहीं कैसे इतनी मेहनत की, लेकिन बहुत अच्छी ये मेहनत कर गए और इन्होंने बहुत एक्यूरेट वैल्यूज़ निकाली थी। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने दूसरा एक बड़ा अच्छा काम किया कि आज आपको ऑर्गेनिक में जितने स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से हाइड्रोजन उतार करके यहाँ लगा देते हो, कार्बन हटा करके यहाँ लगा देते हो, कभी ऑक्सीजन चला आ रहा है, कभी नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये सब भी जो है इन बर्जेलियस साहब की वजह से है, क्योंकि इन्होंने हर एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ना एक उसकी बुनियाद डाली थी।
तो हम आज जो है हाइड्रोजन पूरा लिखने की बजाय बस बॉन्ड लगा करके एच लिख देते हैं। तो ये सब जैकब बर्जेलियस की वजह से है, ठीक है। हालांकि सख्त अजाब हो रहा होगा इस काम की वजह से, लेकिन फिर भी अच्छा आदमी था। अच्छा, सिंबल सिस्टम, ठीक है, इन्होंने सिंबल देने का रिवाज डाला, ठीक है, एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करने का रिवाज डाला, ठीक है। अच्छा, और हमें बात करनी है अब एविडेंस ऑफ एटम पर, कि जो है एटम का कोई अपने पास एविडेंस भी है या नहीं। तो जो है यस, एटम का एविडेंस भी है हमारे पास, और मैं आपको बताऊं 2019-20 का ये भी टाइम है रिसेंटली, इसमें एटम को देखा भी जा चुका है, ठीक है। एक टेक्निक है इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी, उसकी मदद से जो है आपके नाइट्रोजन, गोल्ड और प्लाटिनम के एटम्स को देखा गया है। अच्छा, नाइट्रोजन के एटम्स की जो पिक्चर्स ली गई वो आपके नेट पर भी अवेलेबल है। वो जो है जैसा डाल्टन नाइट्रोजन के लिए पिक्स ड्रॉ करके गया था ना, तो उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं नाइट्रोजन की जो पिक्स अभी मॉडर्न पिक्स ली गई हैं, ठीक है। तो यानी थ्योरी अगरचे उसकी गलत हो गई आगे चलकर, लेकिन जो उसका काम है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आज भी काम आ रहा है हमारे, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ एटम, पुराने वक्तों में सोचा गया कि जिस तरीके से हम बैक्टीरिया, वायरसेस को लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, इस तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को भी देख सकेंगे। लाइक अपने पास ये कोई चीज़ है, लाइक कोई टुकड़ा है या कोई, इसको सेल मान लो, चलो सेल मान करके चलते हैं, बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे एक चैम्बर होता है जहाँ से लाइट आती है, वो लाइट जा करके इस अपने सैंपल से, बैक्टीरिया से या सेल से जो है वो टकराती है, टकरा करके जब वापस आती है तो ये इसका इमेज लेकर के आती है, ठीक है। जब हमारी आंखों में पड़ती है तो फिर इसका इमेज हमें ऑब्जर्व होता है। आप देख सकते हो ये जो सेल है या ये जो बैक्टीरिया है, ये जो है लाइट के वेवलेंथ से थोड़ा बड़े साइज का है। देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइट का वेवलेंथ है, दो अल्टरनेटिंग क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो हमने पीस लिया है यहाँ पर या बैक्टीरिया लिया है, ये जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है, इसीलिए लाइट जाती है, इसे टकरा करके वापस आ जाती है, ठीक है। हाँ, अगर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा होता तो हो सकता था इसे लाइट टकरा करके वापस आए या ना आए, ठीक है, ये लाइट के टकरा करके वापस आने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। इसको हम सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो है ये लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है, अगर लाइट के वेवलेंथ से छोटा होता तो हम इसे ना देख सकते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कोई ये फॉर एग्जांपल कोई सेल है, ठीक है ना, जैसे ये कोई हमने इसको जो है बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, इसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से इसीलिए ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि ये लाइट के वेवलेंथ से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये मैंने इसका फ्लैजेला बनाया है, ये इसका डीएनए बना दिया है, ठीक है ना, थोड़ी बियोलॉजी मुझे भी आती है। अच्छा, ये अपने पास एटम है, ठीक है, ये देखो, ये नज़र आया डॉट, कहाँ लगाया है मैंने, ये डॉट लगाया है, ठीक है। ये क्या है, ये एटम है, ये बहुत छोटा है, इसके मुकाबले में ये बहुत छोटा है। ये जो अकेला एक फ्लैजेला भी है ना इस बैक्टीरिया का, ये भी बहुत सारे एटम्स से मिल करके बना है। ये डीएनए देख रहे हो बैक्टीरिया का, ये भी ढेर सारे एटम्स से मिल करके बना है। हमने बेचारा एक छोटा सा एटम लिया है ये, ठीक है। अगर हम इसको लाइट की मदद से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखो लाइट का वेवलेंथ बहुत बड़ा है, ठीक है। लाइट इसे हो सकता है छू करके भी ना गुजरे, ठीक है, हो सकता है इसे छू करके भी ना गुजरे। देखो टच होकर गुजरी है, जब टच ही नहीं हुई लाइट इसको तो भी इसका जो है इमेज खाक आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसीलिए जो अपना लाइट माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ 500 नैनोमीटर तक की चीज़ों को देख सकता है, ठीक है, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू सी एटम, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बोर्ड का। तो आप बताओगे कि ओनली दोज थिंग्स कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप हुज साइज इज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर हमने बताया atom is of very small size and its size is smaller than the wavelength of visible light. That's why a light microscope cannot be used to detect atom. Light microscope can only be used to detect things up to 500 नैनोमीटर साइज, ठीक है। ये बात आप कर सकते हो अपनी वर्डिंग में, ठीक है, मैंने भी अपनी वर्डिंग में बताया है, ठीक है, कंसेप्ट ठीक होना चाहिए बस। अच्छा, इतनी बात करके आपने रुकना नहीं है। हाँ, आप बता सकते हो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं एटम का आइडिया लेने के लिए, एटम को देखने के लिए नहीं। ये मैं आपको बता दूं, एटम को माइक्रोस्कोप की मदद से देखना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वैसे भी एटम को देखना पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मकसद ये कि एटम को आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, जैसे बैक्टीरिया को देखना आंखों से पॉसिबल नहीं है, वायरस को देखना आंखों से पॉसिबल नहीं है, इसी तरीके से एटम को आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो टोमोग्राफी की एक टेक्निक है जिसकी मदद से हमने एटम को देख लिया है, ठीक है। लेकिन हम जो है माइक्रोस्कोप की मदद से एटम का आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन एटम को देख नहीं सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम का आइडिया जरूर ले सकते हैं। देखो कैसे आइडिया लेंगे, और इस बात को आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड करना है, ठीक है। देखो
हम बात करना चाह रहे हैं थोड़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली जो है ना, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करता है। अगर मेरे पास ये लाइट है, विजिबल लाइट है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी है, तो इसके मुकाबले में ये लाइट की आप वेवलेंथ देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट का वेवलेंथ है। तो इसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन बीम होगी मेरे पास, इलेक्ट्रॉन की बीम, तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, तो आप देख सकते हो इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत छोटी है। तो इसकी मदद से हो सकता है कि जो है एटम को देखने का चांस बढ़ जाए, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख करके। जब हमने फॉर एग्जांपल कोई टुकड़ा ले लेते हैं, हम ग्रेफाइट का टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का टुकड़ा है, और इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ठीक है। इससे जब इलेक्ट्रॉन बीम गई और इससे टकरा करके वापस आई, तो देखिए इसका कैसा इमेज लेकर के आई, ठीक है। इसका कुछ ऐसा इमेज आया, ऐसा, ठीक है। ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इसका हमें ऐसा इमेज दिया, ठीक है। हमें इससे क्या पता लग रहा है, देखो इससे पता लग रहा है ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, ये हमें जो है एक एटम की लेयर्स को जो है ना शो कर रही है। ये बता रही है कि इसमें जो एटम है ग्रेफाइट में, ये लेयर की सूरत में अरेंज है, लेयर्स की सूरत में अरेंज है, ठीक है। तो इससे हमें स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर पता लग गया कि एटम्स किस तरह अरेंज है, लेकिन एटम दिखाई नहीं दिया हमें, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये आप ऐड करोगे, क्या आप उसे बताओगे कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से उस चीज़ को देख सकते हैं जिसका जो है वेवलेंथ जो है लाइट से बड़ा हो, ठीक है। हम किसी ऐसी चीज़ को जिसका जो है साइज़ जो है लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो, उसे जो है लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख नहीं सकते। एटम का जो साइज़ है वो लाइट की वेवलेंथ से छोटा है, इसलिए उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ 500 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। 500 नैनोमीटर, ये याद रखनी है वैल्यू, ठीक है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को नहीं देख सकते, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आइडिया, कुछ अच्छा आइडिया हम ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट का जो पीस है, ये जो डायग्राम हमारे पास आई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये 15 मिलियन टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया है। कितना 15 बिलियन टाइम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इसको 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई करके देखा है। 1 मिलियन कितना होता है मैं आपको बताऊं। 1 मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 के बराबर होता है। मेगा और मिलियन ये एक बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए तो 15 क्रॉस 10 पावर 6 टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया है। तो ये कितना बन जाएगा, 15,000 और 000, ठीक है। तो ये 15 मिलियन टाइम्स हो गया। अच्छा, एक और बात कि ये जो हमने जो है एक्सरे एनालिसिस स्टार्ट किया 20th सेंचुरी में। एक्सरे एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो भी काफ़ी छोटी है, ठीक है। वो भी बहुत छोटी हुआ करती है, ठीक है। यानी आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ से भी कुछ छोटी ही होती है, ठीक है, एक्सरेज की वेवलेंथ। तो उसकी मदद से हमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मज़ीद अच्छे से हमें पता लगा, ठीक है। हमने एटम के स्ट्रक्चर को कुछ और एक्सप्लोर कर लिया। तो ये 20th सेंचुरी में ये टेक्निक डेवलप की थी। ब्रैग ब्रदर्स थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। उनका दोनों ब्रैग ही लिखते थे अपना नाम, ठीक है। ब्रैग था और दूसरे का नाम शायद एल ब्रैग था। तो अब नाम मुझे सही से याद नहीं है। वो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्स एनालिसिस की टेक्निक जो है वो ईजाद की थी 20th सेंचुरी में, यानी जो 1905 1910 इस दौरान जो है ना ये काम किया गया था। 1917 तक जो है ये सब एक्सरे का काम किया गया था। इसकी मदद से एटम को स्टडी करने की कोशिश की गई थी। तो हमें क्या क्या बातें पता चली, देखो हमें डायमीटर ऑफ एटम का पता चल गया, डायमीटर ऑफ एटम का पता चला। हमने देखा कि एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर के लगभग है। ये वैल्यू अक्सर एमसीक्यूज में आती है, बोर्ड में याद रखेंगे। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 0.2 और नैनो की वैल्यू होती है क्रॉस 10 पावर -9, 10 पावर -9 मीटर। इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 क्रॉस 10 पावर -10 मीटर बन जाएगी, ठीक है। इसको अगर 10 पावर -10 है, ठीक है, 10 पावर -10 मीटर, इसको हम एक लिखते हैं एंगस्ट्रम 2 एंगस्ट्रम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये जो ए नॉट मैंने लिख दिया, ए और उसके ऊपर डिग्री का सिंबल, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रम, AHGSTROM, एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये 2 एंगस्ट्रम एटम का डायमीटर है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें
एटम के मैसेज के बारे में पता चला। हमें पता चला कि एटम के जो मैसेज होते हैं वो 10 पावर माइनस 27 kg से लेकर 10 पावर माइनस 25 kg तक वेरी करते हैं। इनमें से कोई भी साइज हो सकता है। ये वैल्यू बहुत छोटी है। 10 की पावर माइनस 27 बोलने में भी मुश्किल है, ठीक है, लिखने में भी मुश्किल है, याद रखने में भी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, एटम के मैसेज को केजी में एक्सप्रेस करने की बजाय एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। एटम के मैस को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट बना लिया गया जिसे एटॉमिक मैस यूनिट बोलते हैं। और ये जो 1 एएमयू है वो 1.661 क्रॉस 10 पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। यानी अगर इतना मैस होगा, ठीक है, 1.61 क्रॉस 10 पावर माइनस 27 kg, तो उस इतना बड़ी वैल्यू बोलने की बजाय हम उसे डायरेक्ट 1 एएमयू ही बोल देंगे। समझ गए बात को? अच्छा, इसको हम ग्राम्स में भी लिख सकते हैं। तो ये ग्राम में अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो 1.66 क्रॉस 10 पावर माइनस 24 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है। तो 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 27 10 पावर माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैसेज की बात हो गई। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम के हवाले से, मेरे पास ये डॉट लगा करके मैंने एटम जो है जाहिर करने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डॉट लगाएं, ऐसे एक डॉट लगाते हैं कॉपी पर, अगर हम एक डॉट लगाएं तो इस डॉट के अंदर लगभग 2 मिलियन के करीब एटम्स हो सकते हैं। 2 मिलियन के करीब एटम हो सकते हैं। 2 मिलियन यानी 2 के बाद 6 दफ़ा सिफर आपने लगाना है। इतने एटम इसमें हो सकते हैं। एटम इतना छोटा है, यानी एक कॉपी पर लगा हुआ डॉट, उसके अंदर भी 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा है एटम। अच्छा, इतने जो है इसमें एटम हो सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट अबाउट एटम एंड द एविडेंस ऑफ एटम, तो जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात की। फिर हम अगले क्लास पे इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल में मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, उसका जो है एक अच्छा एक्सप्लेनेशन अब लेकर के आएंगे।